बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत पुरानी बात नहीं जब वज़ीर आज़म के खास और अहम साथी जहांगीर तरीन, जो हर महाज पर इमरान खान के फ्रंटमैन के तौर पर जाने जाते थे, पार्टी में तरीन का तगड़ा ग्रुप और खान के भरपूर एतमाद से उन्हें बेपनाह ताकत हासिल हुई और वो सियासी सांसों के निगरान समझे जाने लगे। मगर तरीन साहब की ख्वाहिश को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब सुप्रीम कोर्ट से नाअहल हो गए। मगर उसके बाद भी हमने देखा कि हर अहम हुकूमती मीटिंग में तरीन साहब पॉलिसी साज की तरह मौजूद होते। मगर कहानी में उस वक्त ट्विस्ट आया जब चीनी बहरान स्कैंडल में दीगर जिम्मेदारों के अलावा जहांगीर तरीन का नाम भी आया और जिसके बाद जहांगीर का करीब तरीन का सफर दूर तरीन होता गया। अब अरबों रुपए की मुबैना हेरे फेरी के इल्जामात शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इस वक्त वो बुरी जमानत पर रिहा है। जहांगीर तरीन इसे अपने खिलाफ पंजाब हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार देते हैं और इसी के पस मंजर में अपने हक की आवाज के लिए उन्होंने एक अलहदा ग्रुप बनाकर कौमी और सूबाई असेंबली में पार्लिमानी लीडर मुकर्रर करके बगावत का ऐलान कर दिया था। मगर अब ताज़ा तरीन इत्तलात यह है कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी है। मामला तय पा गए हैं। अब देखना यह है कि खतरा टल चुका है या अभी भी तलवार सर पर लटक रही है। मेरे साथ इस वक्त पैनल मौजूद है मतीउल्लाह जान साहब और अमीर अब्बास। आप दोनों को बहुत शुक्रिया। मतीउल्लाह साहब, क्या लग रहा है आपको सर कि हमने जिस तरह की बात की कि सियासी सफर तो जहांगीर तरीन का इमरान खान के साथ इतना तवील नहीं था, मगर जमीनी सफर देख ले या हवाई सफर देख ले और जो इनके सियासी करता धरता है उसमें बड़ा अहम रोल रहा है जहांगीर तरीन साहब का। ये दूरी की असल वजह क्या नजर आ रही है आपको? देखिए, वो कहते हैं ना कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ, तो ये जो इख्तिलाफात अभी पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक कुदरती अमर है उस अमल का कि जो सियासी इंजीनियरिंग से शुरू हुआ था और अब रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा है। क्योंकि जब भी हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी प्लान के तहत हुकूमत और पूरे पॉलिटिकल प्रोसेस को इंजीनियर किया है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट हमेशा प्लान बी भी रखती है। आई थिंक कि जो जहांगीर तरीन का फिनोमेना है, ये इस्टेब्लिशमेंट का ही एक प्लान बी है, क्योंकि ये एक एग्जिट स्ट्रैटेजी है। वजूहात बहुत सी हो सकती हैं, किसी पे कुछ भी इल्ज़ाम लगा के आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये हकीकत है कि जिस तरह हर पार्टी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे मौजूद हैं, बशमूल नून लीग में और पीपल्स पार्टी में, तो इसी तरह तहरीक इंसाफ जिन हालात में आई है, तो उसमें तो यकीनी तौर पे ये जो अभी सामने आए ये तो अभी भी बहुत कम है। जब हालात मजीद आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इनसे ज्यादा लोग इसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मगर समझने की बात यह है कि ये कोई ऐसी सियासी या नजरियाती जंग नहीं है, ना ही ये कोई असूलों की जंग है तो वज़ीर आज़म साहब तासुब दे रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं। ये एक इस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी है जिसमें सेफ एग्जिट चाह रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, और वो नहीं चाहती कि जो अपोजिशन की जमातों की जो भी कोशिश है या जो तहरीक है उसके नतीजे में हुकूमत मजबूर हो के फ्रेश इलेक्शन करवाए, तो वो एक बफर क्रिएट करना चाह रही है, इन हाउस चेंज का बफर। और इन हाउस चेंज के जरिए बहुत से मामला से तय किए जाएंगे, अपोजिशन को ठंडा करने में वक्त मिलेगा, मजीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी वक्त मिलेगा। तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा कि जिसमें तासुर ये मिले कि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड दोनों के खिलाफ अवाम उठ खड़ी हुई है और उसने किसी भी आज़ादाना इंतखाबात में जो वोट दिया है या जो फैसला दिया है वो बुनियादी तौर पे सिर्फ सिलेक्टेड के खिलाफ नहीं है, सिलेक्टर्स के खिलाफ भी है। तो उस तासुर को ज़ाहिर करने के लिए, टाइम बाय करने के लिए जहांगीर तरीन प्लान बी के तौर पे सामने आए हैं। ये करप्शन और ये चीनी स्कैंडल, ये शुगर स्कैंडल, ये सारी शुगर कोटेड कहानियां हैं। असल में अब इस्टेब्लिशमेंट जो फंसी हुई है उसको एक सेफ पैसेज चाहिए, उसके लिए वक्त चाहिए और उसके लिए वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जो है वो रेवोल्यूशन की बजाय वो एवोल्यूशन और रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए मामलात को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं और अपने आप को इस तमाम सूरत हाल से बाहर निकालना चाह रहे हैं जो भी एस्टेब्लिशमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट का बाप है। ठीक है अमीर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं ये जो अलहदा ग्रुप बनाया गया है ये एस्टेब्लिशमेंट का प्लान बी है और ये इमरान खान साहब को कोई टफ टाइम देने के लिए क्रिएट किया गया है सारा ड्रामा? हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, टफ टाइम तो बहरहाल इमरान खान साहब को मिल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तरीन ग्रुप हो
या वो चौधरी बरादरान हो या वो एमकेएम हो, कोई भी उनकी इत्तेहादी हो या उनकी अपने पार्टी में से कुछ लोग निकल कर अलहदा हो जाएं, तो वो बहरहाल एक टफ टाइम तो जरूर है। लेकिन जैसे मतीउल्लाह साहब फरमा रहे, हो सकता है इनके पास कोई मालूमात हो इस बारे में कि ये सारा कुछ एस्टेब्लिशमेंट का किया जा रहा है, लेकिन मेरी जो अदना सी मालूमात हैं वो ये कहती हैं कि जहांगीर तरीन को एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के खिलाफ यूं इस तरह से खड़ा नहीं किया। अच्छा, आप खबर को एक तरफ भी अगर रखते हैं और आप तज्जिए पर अगर आ जाएं और आप जरा एनालिसिस करें इस सारी सिचुएशन का, तो एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जी एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान का निकाह हुआ है, यही कहा जा रहा है ना 3 साल से कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ले आई, एस्टेब्लिशमेंट ने चुल्लू में दूध पिलाया, एस्टेब्लिशमेंट ने पाला पोसा नलाया धुलाया, कपड़े पहनाए लाके दूल्हा बना के बिठा दिया, एक तरफ ये कहा जा रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है कि जिसकी मत मारी हुई है कि एक तो उसको इमरान खान की मोहब्बत का ताना सुबह शाम चित्र पड़ रहे हैं उसको, और फिर वही एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना घर खुद बर्बाद कर रही है, वो खुद अपना घर बर्बाद करने पर तुली हुई है। लॉजिक ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लाई थी, नहीं लाई, हो सकता लाई हो, लेकिन अगर वो लाई है, देखिए ना, मैं आज अगर मैं आज आपको इस प्लेटफॉर्म का एंकर के तौर पे लाके बिठा दूं, मैं आपको हायर करूं, मैं आपको अपॉइंट करूं, मेरी कोशिश क्या होगी कि शाजिया खान साहिबा कामयाब तरीन एंकर के तौर पे सामने आए, ताकि मेरी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो वैलिडेट हो सके, लोग उसकी तारीफ करें कि भाई क्या जबरदस्त फैसला किया, क्या जबरदस्त खातून का इंतखाब किया। क्या मैं ये चाहूंगा कि आपको लाके एंकर के तौर पे लाके बिठा के और फिर आपके ऊपर कारपेट बॉम्बिंग कर दूं? तो मुझे तो ये लॉजिकली समझ नहीं आता कि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को लाई है तो वो 3.25 साल के बाद इमरान खान को गिरा कर और वो कौन सा फायदा हासिल करेगी। अच्छा, फायदे पर भी आप आते हैं ना, वो फायदा क्या हासिल करेगी? अगर वो खराब करती है इमरान खान को तो ताने तो एस्टेब्लिशमेंट को पड़ेंगे कि भाई जिसको लाके बिठाया था वो इतना निखट्टू इतना निकम्मा निकला कि वो तो काम ही नहीं कर सका। तो एस्टेब्लिशमेंट की नेकनामी होगी या बदनामी होगी? इसलिए मुझे तो लॉजिकली कोई बड़ा ये एक 2+2 की इक्वेशन है। अच्छा, अब जो जहांगीर तरीन साहब निकले हैं, जहांगीर तरीन साहब का ये जो केस है, इसको तो मेरा ख्याल है 1 साल से ज्यादा हो चुका है, शायद कुछ 1.25 साल के लगभग का टाइम हो चुका होगा जब ये स्कैंडल शुरू हुआ था, और फिर इसके ऊपर वो एक कमीशन बना, इंक्वायरी हुई, फिर जहांगीर तरीन को उससे बाहर चले गए कुछ 6-8 माह के लिए, फिर वो वापस आए। तो मुझे तो इस पूरे 1.25 साल के अंदर ये केस जो है वो बड़ा इंडिजिनियस किस्म का केस लग रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि ये केस जो है वो कहीं पॉपअप हुआ है और इसको आर्टिफिशियली इसको फ्लेयर अप किया गया है, क्योंकि शुगर क्राइसिस तो था। क्या हम इससे इनकार कर सकते हैं कि शुगर क्राइसिस नहीं था? क्या 25-26 रुपए का मुनाफा फी किलो के हिसाब से शुगर माफिया की जेब पे नहीं जा रहा था? क्या शुगर की प्राइसेस इन्फ्लेट नहीं कर रही थी? ये तो हकीकत थी ना। अब जब ये सब हो रहा था और अगर ये हुकूमत उसके ऊपर ढक्कन रख के और बैठ जाती और कुछ ना करती, तो भी हम इस हुकूमत को गालियां देते, जूते मारते कि जी इसके तो साथ बैठे हुए शुगर माफिया और जहांगीर तरीन और फलाना ढिमकाना। अगर इस हुकूमत ने शुगर क्राइसिस के ऊपर एक प्रोएक्टिव अप्रोच इख्तियार करके और इसकी इंक्वायरी करवाई, जैसी तैसी भी है, उसके ऊपर हम लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल एक अनटचेबल माफिया को जो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आके काम कर रहा है, उनकी इंक्वायरी हुई, उसमें जहांगीर तरीन के और बाकी लोगों के मुख्तलिफ शुगर मिलों के नाम सामने आए। अब चूंकि इनका 21-22% शेयर है मुल्क की कुल शुगर की पैदावार में, तो 82-83 शुगर मिले हैं, उनमें से इनकी जो 3 यूनिट्स हैं जेडीडब्ल्यू के, वो एक 21-22% उनका शेयर है। तो जिसके पास लाइन्स शेयर होगा उसी से ही ज्यादा सवाल होगा ना, या उसी का ही मुआवजा होगा। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हमें अगर कोई अच्छी चीज भी हो रही है तो बजाय ये कि हम उसके अंदर उसको मजीद बेहतर करने के ऊपर अपनी एनर्जी लगा दें। ठीक है, अगर हम उसके अंदर भी कोई नुक्स निकालेंगे तो फिर I don't know कि ये मतीउल्लाह साहब, अमीर ने बड़ी अच्छे दलाल और फैक्ट्स पर बात की है, क्योंकि दिमाग इसको शायद मानने पर मजबूर है इस वक्त। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो एक बात करते थे कि मैं किसी चोर को नहीं छोड़ूंगा, अब जब ये नाम आ गए जहांगीर तरीन साहब का और हमने देखा कि 70 अरब का जो है वो टर्न आउट नजर आया,
60 करोड़ की हमने इनसाइड ट्रेडिंग देखी यूनाइटेड शुगर मिल्स में। तो हो सकता है इमरान खान जो एहतसाब करना चाह रहे हैं, वाकई क्रॉस द बोर्ड करना चाह रहे हैं, और तरीन साहब को इसलिए साइड पर लगाया। और तरीन साहब जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है उनके वजीर आजम बनने में, उनके जोड़ तोड़ कराने में और करने में, तो ये वजूहत भी हो सकती है कि तरीन साहब जो एक अलहदा ग्रुप बनाकर बैठ गए कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं मिल सका उन्हें। देखिए, बात यह है कि बतौर एक जर्नलिस्ट जब हम इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है, और जाहिर बात है बहुत सी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पे भी बेस्ड होती है, तो हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत होती है कि फैक्ट्स तो कोई झुटला नहीं सकता, लेकिन एक खास टाइम पे खास वक्त पर उन फैक्ट्स को सामने लाके उन्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये है तज्जियाकार का काम, ये समझना। तो पहली जो बात की कि इमरान खान को लाने वालों को क्या जरूरत पड़ी, ये कौन सी मंतक है कि वो उसको ही नाकाम करें, क्योंकि उससे तो उनकी अपनी नाकामी सामने आती है। बात यह है कि कामयाबी या नाकामी का फैसला ये कोई इस्टेब्लिशमेंट ने तो नहीं करना, ये तो अवाम ने करना है। और चाहे इस्टेब्लिशमेंट पसंद करे या ना करे, 3 साल में जो कुछ इमरान खान की हुकूमत ने अवाम के साथ किया है, अब उसको इस्टेब्लिशमेंट तो बेहतर नहीं कर सकती। अब सारा मसला ये है कि इमरान खान को सामने रख के जो कुछ भी उसके सिलेक्टर्स ने किया है, उसमें बदनामी तो एनीवे इस्टेब्लिशमेंट की हो ही रही है। तो अब सिर्फ मसला ये है कि वो बदनामी का रुख जो है वो अपनी तरफ से हटा के वो सीधा सीधा इमरान खान पे डालना चाह रहे हैं, अपने सिलेक्टेड के ऊपर, और वो उस अपनी बड़ी गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है जो 2018 के इलेक्शन में सियासी इंजीनियरिंग के शक्ल में उन्होंने की है। तो ये कहना कि ये मंतक नहीं है कि वो अपने लाए हुए बंदे को नाकाम करें, ये मंतक तब नहीं होती कि जब ये एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में होता कि हुकूमत कामयाब हो या ना। अब ये हालात इतने खराब हो गए हैं माशी तौर पे कि चीजें एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल से भी बाहर हो रही हैं। अब सिर्फ जिसको कहते हैं ना कि इल्जाम किस पे धरना है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक ऐसा दरमियानी रास्ता निकालना चाह रही है कि जिसमें जो इल्जाम लगाने वाली अपोजिशन जमातें हैं वो एस्टैब्लिशमेंट की मशहूर हों, एस्टैब्लिशमेंट से उनकी पब्लिक रिलेशनिंग बेहतर हो, और कम से कम ये लोग एस्टैब्लिशमेंट को मुद्दे इल्जाम न ठहराएं, उनको इक़्तिदार की हड्डी दिखा के अब एक तरह का उनको एक उम्मीद दी जा रही है कि आप लोग भी इक़्तिदार में आ सकते हैं। और यही वो चीज़ है जिसको नून लीग के अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं जैसे नवाज शरीफ और मरीम नवाज जो हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अब फंस चुकी है। वक्त जो है वो नून लीग के अंदर नवाज शरीफ और मरीम नवाज के दियालिये की तरफ है, एंड एस्टैब्लिशमेंट जो है वो वक्त की गलत साइड पे खड़ी है, वक्त उनके साथ नहीं है, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि अपने आप को कैसे इस चीज़ से निकालें। अगर इस मुल्क में फौरी तौर पे आज़ादाना इलेक्शंस होते हैं तो जो वोटिंग का नतीजा होगा वो इमरान खान के खिलाफ नहीं तस्वर होगा, वो उस एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक इंतखाबी नतीजे होंगे कि जिस एस्टैब्लिशमेंट ने 2018 में सियासी इंजीनियरिंग की थी। और अगर इलेक्शन 2 साल तक नहीं होते और उसके बीच में एक बफर क्रिएट किया जाता है, कोई जहांगीर तरीन, परवेज अलाई, पीपल पार्टी या इवन नून लीग या पंजाब में थोड़ा सा उन्हें इक़्तिदार में शामिल कर लेंगे, तो 2 साल जब ये सारी अपोजिशन जमातें नून लीग समेत किसी न किसी तौर पे इक़्तिदार का शराकत बन जाएंगी, तो फिर वो जो 3 साल की नाकामी का मलबा है वो इन सारी जमातों में तकसीम हो जाएगा। तो ये देखें, थोड़ा सा हमें गहरी सोच रखना चाहिए। लेकिन मतीउल्लाह साहब, अब ये तो बड़ा आसान हो जाता है ना कह देना कि फलाना बंदा जो है एस्टैब्लिशमेंट का बनाया हुआ है, फलाना ट्रम्प कार्ड एस्टैब्लिशमेंट ने अब शो कर रही है, बचा छुपा के रखा हुआ है। अब शहबाज शरीफ का जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें भी एक तरह से कहा जाता है कि शायद उनकी कोई एस्टैब्लिशमेंट से डील हो गई है। इमरान खान साहब सऊदी अरब गए, वापस आए, फौरन उन्होंने जो शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी कहा जाता है कि वो मुख्तदर हल्कों के पसंदीदा है। देखें, ये जो ECL पे नाम डालने वाली बात है ना, ये इमरान खान साहब जो भी कर लें, अल्टीमेटली जो मामला होता है वो अदालत में जाता है। और अब हम देख रहे हैं कि अदालती फैसले अब किस साइड पे आना शुरू हो रहे हैं। तो शहबाज शरीफ का बाहर जाना अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा, ठीक है। अगर जो भी बात होनी है नवाज शरीफ को साथ फोन पे आपके ख्याल में बात नहीं होती, आपके ख्याल में जो लंदन में जो सियासी रहनुमा हैं या जो लोग ट्रैवल करते हैं या जो लोग मतलब शहबाज शरीफ के करीब हैं,
वो जो बातें शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब के कान में जाके करनी है, वो यहाँ बैठ के नवाज शरीफ को मैसेज कन्वे नहीं हो रहा कि लंदन में कोई लोग नहीं है जो सब नवाज शरीफ के साथ बराह रास्त कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो शहबाज शरीफ का जाना या आना अहम नहीं है, ये सिर्फ हम जैसे मीडिया के लोगों को मसरूफ रखने के लिए या तजज़ियाकारों को मसरूफ रखने के लिए कि आज शहबाज शरीफ की जमानत होगी, आज ECL पे डाल गया, आज ECL से निकल गया, आज अपील दायर हो गई, तो मीडिया को मसरूफ किया जा रहा है। जो डील होनी है तो वो शहबाज शरीफ के ECL पे होने या ना होने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो इसके बगैर भी हो जाएगी। और जो एस्टैब्लिशमेंट के पास जो वक्त तेजी से उसके हाथ से निकल रहा है, उसने बहुत मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हालात इतने इकोनॉमिकली खराब हो रहे हैं कि उसका बराह रास्त इल्जाम फिर एस्टैब्लिशमेंट पे लगेगा। तो अगर कुछ अपोजिशन जमातों को भी पंजाब में इक़्तिदार में हिस्सा दे दिया जाएगा तो वो 3 साल का जो मलबा है, जो मुआशी हालात जो खराब हुए, वो सारी जमातों पे आ जाएगा। और 2 साल जब अगर गुजर गए इसी तरह या इन हाउस चेंज अगर आ जाते हैं तो उसमें पे बराह रास्त एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाने वाला 2 साल बाद कोई नहीं रहेगा और बड़े सुकून से जो नया बंदा आएगा एस्टैब्लिशमेंट का अब्बा, वो इलेक्शन करा के नई हुकूमत आ जाएगी। और जो जिस तरह पिछले एस्टैब्लिशमेंट के सरबराहान पे किसी ने इल्जाम नहीं दिया, जनरल कियानी भी बड़ी खामोशी से इज्जत के साथ चले गए, जनरल राइस भी इज्जत के साथ रिटायर होकर चले गए, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया वो तारीख का हिस्सा है। इसी तरह ये भी एक बफर क्रिएट करके इन हाउस चेंज का थोड़ा डिले करके, थोड़ा ठंडा करके सारी जमातों को ये भी जो है सेफ एक्सेस मिल जाएगी जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट के बाप है। ठीक है अमीर, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस में इस वक्त चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है? एक तरफ हमने देखा जहांगीर तरीन साहब ने ग्रुप अलग, हालांकि पिछले माह प्राइम मिनिस्टर साहब उनके कुछ जो हामी ग्रुप थे तरीन साहब के, उनसे मुलाकात भी की थी, उनका केस जफर साहब को भी तहकीकात के लिए सौंप दिया गया था, लेकिन एकदम से ये जो इस तरह हमने देखा कि उन्होंने एक अलग ग्रुप का ऐलान कर दिया और पंजाब हुकूमत पे वो गिला शिकवा कर रहे हैं कि इंतकामी कार्रवाई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो स्पीकर्स हैं, जो हुकूमत के वुज़रा हैं, वो ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं। क्या कोई अदम तहरीक की एतमाद आने वाली थी? क्या सरवर साहब को भी हम देख रहे हैं, गुलाम सरवर साहब को, के रिंग रोड प्रोजेक्ट में उनका नाम भी जिस तरह आया तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। अंदर चल क्या रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में? देखिए, ये जो जिन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से अपनी वफादारी का ऐलान किया है, ये तो जाहिर बात है वो चूंकि प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं वो लोग और जहांगीर तरीन ग्रुप एक टूट के अलहदा हो रहा है, तो उन लोगों ने उनकी जिद में आके अपनी वफादारी का ऐलान किया, जो कि एक फितरी बात थी। वो कोई भी पार्टी हो, उसमें लोग जब टूटते हैं तो जो लोग नहीं टूटते वो अपने लीडर के साथ इजहार यकजहती करते हैं। जहां तक देखिए जहांगीर तरीन का मामला है तो जहांगीर तरीन ने इंतहाई अहमखाना सियासत की है। मैं नहीं समझता था कि इतना घाघ सियासतदान जो किंग मेकर बन चुका था, जिसके पास पैसे की बहुतात थी, जिसने हुकूमतें बना भी रहा था, गिरा भी रहा था, जो पार्टियां जो लोगों को तोड़ तोड़ के ला सकता था, वो शख्स इतनी हिमाकत करेगा अपने सियासत के इस करियर में आके। जिस वक्त जहांगीर तरीन ने लोगों को तोड़ा आज 2.25 साल के बाद, और फिर उन्हें एक स्क्रिप्ट दिया कि जब तुमसे मीडिया पूछे कि तुम क्यों तरीन ग्रुप का हिस्सा बन रहे हो तो तुमने फर ये सुना देना है कि जी गवर्नेंस बड़ी खराब है, कर्ज हुक्मरानी बर्बाद है, मुल्क लुट गया है, हम हल्कों में जाने के काबिल नहीं है, हम अगला इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, हम आवाम को कैसे फेस करेंगे। ये एक स्टूपिड किस्म का स्क्रिप्ट लाके उनके मुंह में डाल दिया तोतों के। ये हमारे मुंह पे क्या उल्लू का पट्टा लिखा हुआ है? लोगों को नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट जो है, दरअसल स्क्रिप्ट सामने कुछ और है, पीछे मकसद जहांगीर तरीन को बचाना है। इमरान खान की कारकर्दगी तो पहले दिन से खराब थी। इमरान खान की गवर्नेंस और उस्मान बुज़दार की गवर्नेंस तो पहले दिन से खराब है। उस्मान बुज़दार तो पहले दिन से कलंक का टीका बना हुआ है इस हुकूमत के नाम पर, उस पार्टी के नाम पर। तो पहले तुम लोग क्यों नहीं उठे हो? तुम्हें 2.25 साल के बाद अवाम याद आई है, और ऐन उस वक्त तुम्हें याद आई है जब जहांगीर तरीन की पेशियां शुरू हो गई हैं अदालतों में या FIA में या बैंकिंग कोर्ट्स में, तब तुम्हारे पेट में मरोड़ उठने लगे हैं अवाम के। ये अजीब घटिया किस्म का काम किया इन्होंने, और ऐसा फौंडा काम किया कि एक्सपोज हो गए साथ। यानी आप मैं तो चले सियासत का आप एक तालिब इल्म बहुत अपना सा, मैं तो कोई तज्जियाकार वजहकार नहीं हूँ, मैं तो आपसे आती हूँ। आप किसी से बाहर चले जाएं, लोगों से पूछें, आम ठेले वाले से, रेडी बांध से, वो भी आपको कहेगा कि जहांगीर तरीन के ये लोग जहांगीर तरीन को बचाने के लिए निकले हैं। और कुछ तो पॉलिटिक्स, अगर सियासती करनी थी जहांगीर तरीन तुम्हें, कुछ तो
वो लॉजिकल फैसला करते और अपने सारे पत्ते अभी तुमने शो कर दिए। जब सब लोगों को पता है कि तुम अपने केस, तुम इमरान खान का बाजू बनवाना चाहते हो, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पे भी उसके पास 8 सीटें हैं, वो 8-9 सीटों से वजीर आजम है, या उस्मान बुज़दार भी को 10-12 सीटों से चीफ मिनिस्टर होगा। नहीं तो अमीर मुश्किलात पैदा कर गए तरीन साहब ग्रुप बनाकर। देखिए पसीने तो निकलवा दिए होंगे, जाहिर बात है, जाहिर बात है ना। तो क्योंकि ये डेमोक्रेसी है ना, तो मोहम्मद बिन सलमान तो है नहीं कि जिसमें से लोग टूट के चले जाएंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है ना, पार्लियामेंट में चीफ मिनिस्टर भी, असेंबली से वो एमएनए, वहां से प्राइम मिनिस्टर है, लीडर ऑफ द हाउस है नेशनल असेंबली से। तो अगर लोग निकलेंगे और वो भी बजट के करीब आके, तो बजट के बारे में तो कहा जाता है कि अगर बजट मंजूर ना हो सके तो वो प्राइम मिनिस्टर या वो जो हुकूमत है वो एक तरह से एतमाद खो बैठती है और शायद वो बरकरार भी ना रह पाए। तो ऐन इस वक्त पे अगर आप करेंगे, ये हरकत करेंगे, अच्छा आप इस हुकूमत के लिए पहले 3 साल इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे शाजिया, इनके लिए ये 2 साल इंपॉर्टेंट था। वो इसलिए क्योंकि पहले 3 सालों में इन्होंने किया तो कुछ भी नहीं, झक मारी है, लेकिन जो थोड़ा बहुत काम इन्होंने किया है, जो प्रोजेक्ट चलाए होंगे, कुछ ना कुछ शुरू किया होगा, वो सब कल्मिनेट होगा या ट्रांसलेट होगा, मटेरियलाइज होगा इन 2 सालों में। ठीक है, अच्छा, और इन्हीं 2 सालों में जाके इन्होंने तख्तियां लगानी है और फोटो सेशन करवाना है और शोबाजी करनी होगी। तो अगर आप इनसे ये 2 साल छीन लेंगे तो वो जो कुछ इन्होंने किया है वो सारा कुछ तो बैक टू द स्क्वायर वन हो जाएगा। तो मतिउल्लाह को पता ही नहीं चलेगा कि इमरान खान ने कुछ किया। तो मतिउल्लाह साहब, किसी भी जी मतिउल्लाह साहब, ये जो मैसेज था तरीन साहब ने जो दे दिया, सियासी मैदान गर्म कर गए, वो अपनी ताकत भी दिखा गए, और हमें भी पता है कि वफाक और पंजाब में जो हुकूमत है इत्तेहादियों और चंद वोटों से कायम है, तो कितना मतलब खतरनाक है अभी तरीन ग्रुप की तलवार के असर पर लटक रही है। या आज जिस तरह हम देख रहे हैं कि सीएम साहब ने कह दिया है कि जी मैं तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दूंगा और जल्द मुलाकात होगी, मामला सेटल डाउन हो गए या अभी भी तलवार लटक रही है? लेकिन पहली बात तो ये है, इमरान खान जैसा लीडर जो है उसकी हुक्मरान जमात के अंदर 30-40 बंदे जो हैं अपना ग्रुप बना लेते हैं, सूबाई असेंबली में पार्लिमानी लीडर नामजद करा देते हैं, वो ऐलान कर देते हैं। ये तो पार्टी डिसिप्लिन की एक इंतहाई संगीन खिलाफवर्जी है। इसका मतलब है कि इमरान खान जैसे शख्सियत का भी, जिसको कहा जाता है कि बड़ा कैरिज्मेटिक लीडर है और बड़ा ये पॉपुलर लीडर है, उसका अपनी पार्टी पे ही डिसिप्लिन इतना कमजोर है कि उसकी पार्टी के अंदर लोग खुला ग्रुप बंदी कर रहे हैं और अपने अपने पार्लिमानी लीडर नामजद कर रहे हैं। इमरान खान जो सारे मुल्क में डिसिप्लिन नाफिज करने की बात कर रहा है, आइन और कानून की बात करता है, तो अपनी पार्टी के अंदर तो पहले डिसिप्लिन नाफिज कर लेना। वो क्यों इंतजार कर रहा है बजट का? अगर असूल की बात है तो 40 बंदे अगर किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में हुक्मरान जमात से अलग ग्रुप बना ले तो मुहज़्ज़ब मुल्क में सबसे पहले वज़ीर आज़म इस्तीफा देता है, कहता है कि मैं अपना एतमाद खो चुका हूँ, क्योंकि मेरी पार्टी की जो पार्लियामेंटेरियन है, जो चाहे सूबाई असम्बली में चाहे कौमी असम्बली में 10 भी हैं 15 भी हैं, तो अखलाकी तौर पे कोई जवाब नहीं है अब इमरान खान का कि अगर वो ऐसे ग्रुप बन जाते हैं उसकी पार्टी के अंदर भी और उस पार्लियामेंट के अंदर भी, कि जिससे उसकी अक्सरियत खत्म हो जाती है, चाहे वो 1 के फर्क से या चाहे 8 बंदों के फर्क से या 6 बंदों के फर्क से। पहली बात तो इमरान खान थोड़ा सा अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें, उस अखलाकी जुर्रत का जिसका दर्स वो अपोजिशन को देते रहते हैं, ठीक है, अपना अखलाकियात का मयार बताते रहते हैं, तो जरा आए ना सामने बात करें। दूसरी बात यह है कि ये जो कहा जाता है कि जहांगीर तरीन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, मैं नहीं समझता कि जहांगीर तरीन का अपने ये डिसीजन थे। मैं नहीं समझता कि ये शुगर का स्कैंडल जो है यकीनी तौर पे जहांगीर तरीन ने लूटा होगा और दूसरे शुगर माफिया के साथ मिलके, और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा जहांगीर तरीन ने कि इमरान खान के दौर में ऐसा किया हो। जहांगीर तरीन जो है वो एक बहुत पुराना कारोबारी आदमी है और हर साल अवाम के साथ वो यही करता रहा है। और इमरान खान अगर ये कहे कि उसको अब जाके पता चला है कि जहांगीर तरीन की शुगर मिलें जो है वो ये काम कर रही हैं, तो मेरे ख्याल में ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। इमरान खान साहब इतने भी वो अब सादा नहीं है कि पहले जहांगीर तरीन के जागों और उसके पैसे से उसकी ATM मशीनें इस्तेमाल करके हुकूमत बनाए और फिर अचानक उनको ख्याल आए कि जहांगीर तरीन तो शुगर स्कैंडल माफिया है, शुगर माफिया है। तो मेरे ख्याल में कि ये शुगर माफिया का जो इल्जाम था ये बहुत पहले से इमरान खान को पता था। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट में बार बार आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त मुल्क में सूरत हाल है, तमाम इल्जाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहा है और एस्टैब्लिशमेंट इसका रुख इमरान खान की तरफ मोड़ रही है। ठीक है,
ठीक है मतिउल्लाह साहब और अमीर अब्बास, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आप दोनों को मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक और दरिया का सामना था मुझको जब मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा इमरान खान की सिचुएशन इस वक्त यकीनन इसी तरह की उनकी हुकूमत की भी के एक तरफ महंगाई और दीगर चैलेंजेस है और दूसरी तरफ उनकी अपनी ही पार्टी में इस तरह के ग्रुप बन रहे जो कि बहुत खतरे की बात है। प्रोग्राम से इजाजत चाहूंगी। अल्लाह ने के बाद।